So hello everyone, welcome back to my channel. We are back with another video and another topic. So in this lecture we are going to studying a different topic. It's related to the capital structure theories. Yes, today we are discussing about the net income approach theory. ठीक है. So before starting I would like to tell you some things about the theories. जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये इकोनॉमिक्स होता है ये लोग थ्योरी रिलीज़ करते हैं किसी न किसी चीज़ पे, हमेशा कोई ना कोई टॉपिक पे लोग थ्योरीज़ देते हैं और उन थ्योरीज़ को कुछ लोग एप्लीकेबल करते हैं, कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं अपने बिजनेस में और कुछ नहीं करते हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स थ्योरी देते हैं ये किस बेस पे देते हैं और ये क्या मतलब क्या होता है, थ्योरीज क्यों देते हैं, कि हर कोई थ्योरी को एप्लीकेबल करेगा या नहीं करेगा, क्या रीज़न है इसके पीछे. बेसिकली हम थ्योरी के कंसेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक को कवर करेंगे, नेट इनकम अप्रोच को. ठीक है गाइस, सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक ही देखिएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो, अगर हम सपोज़ कैश की बात करते हैं, कैश तो हम सभी जानते हैं, इनफैक्ट यूज़ करते हैं हम सब लोग. तो कैश मैनेजमेंट के ऊपर भी इकोनॉमिस्ट की थ्योरी है, दो थ्योरी है. तो उन दोनों थ्योरी में, अच्छा दो थ्योरी क्यों है, क्योंकि दोनों थ्योरी कुछ ऐसी होती है कि जैसे कोई फर्स्ट थ्योरी देता है तो उसकी कोई टांग खींच के ये बात ये नहीं है ये नहीं है, तो दूसरी थ्योरी रिलीज़ होती है, मतलब कोई और पर्सन करता है. तो इस तरीके से दो तीन थ्योरी लगभग किसी टॉपिक की हो सकती है आसानी से. तो जो अगर कैश मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो जैसे हम सभी जानते हैं कि कैश मैनेजमेंट के ऊपर भी दो थ्योरी होती है. तो उन थ्योरियों में इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है, किस तरीके से कैश मैनेजमेंट करना है, वो सब बताया है. तो एक तरीका है कि या तो हम उस थ्योरी को अप्लाई करें, बिजनेस में लगाएं, उसे अडॉप्ट करें. एक तरीका है नहीं करो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है. जैसे अगर हम अपने बड़े घर में जो बड़े हैं उनसे पूछे कि आप कैश मैनेजमेंट करते हो. देखो कैश मैनेजमेंट तो हर कोई करता है. ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी सी भी सेविंग्स होते तो आप उनको देख के चलते हो क्या कैसा पैसा मुझे खर्च करना है, मतलब कैश मैनेजमेंट हम सभी करते हैं. तो अगर आप अपने घर में बड़ों से ये पूछेंगे किसी और से तो वो क्या कहेंगे, हाँ हम कैश मैनेजमेंट करते हैं. तो हम कहेंगे कौन सी थ्योरी करते हो आप, कौन सा अप्लाई करते हो थ्योरी. तो कहेंगे कोई थ्योरी, तो हम तो अप्लाई नहीं करते कोई थ्योरी. तो वो एक अपने तरीके से मतलब करते हैं मैनेज. ठीक है, अब दूसरा तरीका एक थ्योरी के तरीके से करना मैनेज. ठीक है, अब हर कोई थ्योरी अपनाएगा ऐसा नहीं होता भाई, जिसको अच्छा लगेगा वो अपनाएगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं अपनाएगा, है ना. और जो ये थ्योरीज होती हैं आपने देखा होगा, जब 12th स्टैंडर्ड तक आपने देखा होगा कि हर एक थ्योरीज के अपने कुछ मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं. अब ये मेरिट्स और डीमेरिट्स कौन देता है, जो वो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो थ्योरी देते हैं, वो अपने थ्योरी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं देते हैं. जो लोग इस थ्योरी को रीड करते हैं, स्टडी करते रहे और जो लोग इसको एप्लीकेबल मानते हैं और अप्लाई भी करते हैं, वो लोग इसके लिए मेरिट्स देते हैं. और जो लोग मतलब इसको नहीं मानते हैं या नहीं अप्लाई करते हैं, बुरी लगती है उन्हें या कोई, तो वही लोग डीमेरिट्स देते हैं. जैसे कि कोई भी थ्योरी है, अगर मैं आपको कोई तरीका बताऊं, थ्योरी इन द सेंस जिस कोई तरीका, कोई प्रोसीजर, कोई मैनेजमेंट करने की विधि आपको बता दी जाए कि इस चीज़ को ऐसे कर सकता है, दैट इज़ नोन एज सिंपल लैंग्वेज में से मतलब थ्योरी कह सकता है. ठीक है, तो अगर आपको वो अच्छा लगता तो आप मेरिट्स है, नहीं अच्छा लगता तो आप डिमेरिट्स देंगे, यही होगा, है ना. मतलब टांग खींचता है. ठीक है, जैसे कोई चीज़ मैंने आपको बताई तो आप कहोगे नहीं बात को काटना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे 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 नहीं करने के तो ऐसे ऐसे दिक्कत होती है, तो वो डिमेरिट्स कहलाता है. ठीक है, क्योंकि जो भी थ्योरीज होती है ना वो अजप्शन बेस होता है और अजप्शन हर बारी सही, हमारे अजप्शन उस टाइम के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से नहीं सेम बैठते हैं, है ना. तो ये होता है थ्योरी का मेन. और तो ये जो है आज का टॉपिक, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नेट इनकम अप्रोच. ये कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है टॉपिक. क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है. ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे. ये सब जो थ्योरी ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. मैंने आपको बताया था जब हम फंड्स को लेकर आते हैं, हम जब फंड्स को प्रोक्यूरमेंट करते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं कि कितना पैसा हम डेब्ट के थ्रू लाए, कितना इक्विटी करें, किस तरीके से हम अपने कैपिटल का स्ट्रक्चर क्रिएट करें. ठीक है, वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है. और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जैसे कि नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी है, और भी बहुत सारी हैं अप्रोच, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच भी है ना. तो ये सब अप्रोचेज़ हैं, मतलब थ्योरीज़ हैं. तो आज के लेक्चर में तो हम नेट इनकम अप्रोच डिस्कस करेंगे. और देखो नेट इनकम अप्रोच में जो ये थ्योरी है डुरेंट के द्वारा दी गई है. उन्होंने बोला है कि अगर हम डेब्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेब्ट का, डिबेंचर्स का,
तो हमारी जो फर्म की वैल्यू वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी लास्ट लेक्चर्स वगैरह में, मतलब हमेशा आपको लगभग बोलती हूँ कि जो डिबेंचर होता है वो हमारा सस्ता होता है ना। मतलब इन कंपैरिजन इक्विटी के कंपैरिजन में हमारा जो डेप्ट होता है वो सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट रखते हैं तो क्या होगा, क्योंकि डेप्ट इज अ चीपर सोर्स, मैंने आपको करवाया था ये टॉपिक भी। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट रखते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम आती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द सेंस इज एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे। अगर आप पर्सन लॉजिकली सोचेंगे, किसी पर्सन के थ्रू अगर आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, है ना, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा अर्न करेंगे आप अगर आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम डेप्ट करते हैं तो हमारी कम आएगी, जिससे हमारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होएगी। क्यों? क्योंकि डेप्ट इज अ चीपर सोर्स, ठीक है। तो ये बात ऐसा नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल है, इसमें कुछ एजप्शन भी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि हम कुछ एज्यूम करके करते हैं ये सब थ्योरी जो होती है, कि ऐसा ऐसा सेट कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे रिस्क, जैसे सपोज अभी आपके माइंड में सब में आ रहा हो कि मैम डेप्ट में तो आपने बोला था कि रिस्की भी होता है, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो देना ही देना होगा। तो हाँ, बिल्कुल रिस्की होता है। तो इसका मतलब यही नहीं कि हम रिस्क बढ़ा लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिस्क जो है, यहाँ पे इन्होंने रिस्क को कांस्टेंट माना है, ये एज्यूम किया गया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो थ्योरी होती है कुछ एज्यूम बेस्ड होती है और हर बार ही एप्लीकेबल नहीं होती है हर एक बिजनेस के लिए या हर एक पर्सन के लिए। जस्ट वो एक तरीके का प्रोसीजर आपको आइडिया लग जाता है, आपको दे देता है, बस दैट्स इनफ। ये नहीं होता है कि हर कोई थ्योरी ही अप्लाई करता है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, रिलेवेंट और इररिलेवेंट। रिलेवेंट मीन्स ये होता है कि मतलब हम जब जुडिशियस मिक्स करते हैं, यूज़ ऑफ मतलब इक्विटी का एंड डेप्ट एंड इक्विटी का जुडिशियस मिक्स करते हैं, तो हमारा जो डिसीजन होता है वो रिलेवेंट होता है और इससे फर्म की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और इररिलेवेंट मतलब ये है कि डेप्ट अगर इक्विटी हम जुडिस से मिक्स करते हैं तो फर्म की वैल्यू बढ़ती नहीं है। मतलब क्वेश्चन ये है कि बढ़ती है या नहीं बढ़ती, बढ़ती है तो रिलेवेंट है, नहीं बढ़ती है तो इररिलेवेंट है, ठीक है। तो कुछ थ्योरीज कहती है कि हाँ ये बढ़ती है वैल्यू, ठीक है, डेप्ट और इक्विटी का अगर हम जो है मिक्स यूज़ करते हैं डेप्ट का, तो मतलब हमारी फर्म की जो वैल्यू है बढ़ती है, रिलेवेंट है, ठीक है, ड्यूरेंट ये कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम डेप्ट रखेंगे तो हमारे फर्म का वैल्यू बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा डिक्रीज होगा, वो ये कहते हैं, रिलेवेंट बताते हैं, है ना। तो इसको देखते हैं कि क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी सीक टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब हमारे फर्म की मार्केट वैल्यू और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, मतलब इसके बीच में ये रिलेशनशिप है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कैसे होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट होना चाहिए, जो कि हमारी मार्केट वैल्यू को बढ़ाए, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू को बढ़ाता है, मतलब वो कहता है कि अगर हम जुडिशियस यूज़ करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से डेप्ट का लेते हैं, तो हमारा रिलेवेंट रहता है, मतलब मार्केट की फर्म की वैल्यू, हमारी फर्म की वैल्यू मार्केट में बढ़ती है। और वो कहता है कि नहीं बढ़ती, मतलब बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, क्या है। तो ये कहता है, उससे रिलेटेड ये थ्योरी है, देयर आर कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन रिगार्डिंग वेदर और नॉट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यानी कि और लिवरेज और प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, ये लिवरेज उसे कहते हैं जो कि प्रपोर्शन है डेप्ट एंड इक्विटी का, ठीक है, अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, और मतलब शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, मतलब वैल्यू बढ़ेगी फर्म की तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ अपना बढ़ेगी। देयर इज अ व्यू पॉइंट दैट स्ट्रांगली सपोर्ट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर decision and value of the firm. There is an equally strong body of opinion which believes that, जो कि believe करती है that माने कि capital structure decision has no impact on the value of the firm. Capital structure theories have been propounded by the various authors like डेविड डुरैंट, ये डेविड डुरैंट वाली ही थ्योरी हम करेंगे, नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। डेविड डुरैंट, इजरा सोलोमन, Modigliani and Miller. Although there are various theories but the important ones are, बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके नेम हमें नीचे दिए हैं, जैसे कि नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, काफ़ी सारे हैं। आगे देखो लिखा हुआ है, out of these theory, net income approach and traditional approach strongly support the viewpoint that there exists a relationship between the capital structure of a firm and its market value, whereas net operating income approach and Modigliani
and Miller rule out any relationship between the capital structure and market value. तो हम नेट इनकम अप्रोच को देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट जरूर आएगा और आपको उसको सुन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच एज सजेस्टेड बाय द दुरेंट, मैंने अभी बताया, द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। इन दी अदर वर्ड्स आर चेंज इन द फाइनेंशियल लेवरेज, यानी कि रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, ठीक है। डिग्री ऑफ लेवरेज आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो वो मतलब रेशियो है, मतलब प्रोपोर्शन है डेब्ट एंड इक्विटी, ठीक है। विल लीड टू कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड है किससे, वैल्यू ऑफ द फर्म से और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। जो हमारा डेब्ट और इक्विटी का मिक्सड जुडिशियस है, रिलेवेंट जो डिसीजन है, वो किससे रिलेटेड करता है, फर्म की वैल्यू से और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम होगी उतनी ही फर्म की वैल्यू और अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, मार्केट वैल्यू अच्छी होगी, ठीक है। आगे उसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, इफ द रेशियो ऑफ द डेब्ट, देखो ध्यान से सुनेंगे, इफ द रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी इज इंक्रीज्ड, the cost of capital will decline। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, डेक्लाइन, मतलब कम होगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये, अगर डेप्ट ज़्यादा रखेंगे, रेशियो ऑफ डेप्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब डेप्ट मैंने बताया सस्ता मिलता है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, हमारा खर्चा कम आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आप समझ रहे हैं ना, जो भी पैसा हम लेकर आते हैं फंड्स को, उसके ऊपर जो हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो डेक्लाइन मतलब कम होएगी, वाइल मतलब जबकि द वैल्यू ऑफ द फर्म, जो फर्म की वैल्यू क्या होएगी, द वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल इंक्रीज, ठीक है। क्लियर हुई बात। आगे क्या कह रहा है, कन्वर्सली अ डिक्रीज इन द रेशियो, अब उल्टा बोल रहा है, ठीक है। अगर डिक्रीज होता है मतलब कम रखते हैं हम डेप्ट वगैरह, अ डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ डेप्ट टू इक्विटी विल कॉज एन इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी और खर्चा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एंड अ डिक्लाइन होगा किसमें, शेयर के प्राइस में भी और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में भी। देखो दोबारा देखो क्या होगा, अ डिक्लाइन बोथ, दोनों में, इन द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड एज वेल एज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हैज़ अ फर्म कैन, एक इसलिए एक फर्म क्या कर सकती है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर कोई चाहता है अपने खर्चे मिनिमाइज करना और रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना, ठीक है। एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स बाय यूजिंग डेप्ट फाइनेंसिंग टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड, जितना पैसा हो डेप्ट रखे, इस तरीके से अपनी कॉस्ट को कम करे और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बढ़ाए। तो दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजप्शन, ये जो अप्रोच है, कौन सी अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, ये जो अप्रोच है ये फॉलो करती है इस अजप्शन पे, मतलब 3 अजप्शन जो हमें बताया गया है इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब अजप्शन देखेंगे हम कि अजप्शंस में हमने क्या क्या लिए, जैसे कि देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज़ लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, की जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो हमेशा ही, मतलब ये अजप्शन ऐसे एज्यूम मान के किया गया है, ठीक है, कि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो क्या होगी, लोअर होगी दैन द इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेकंड है द रिस्क, इसमें ना रिस्क को कांस्टेंट मानता है, हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो डेप्ट है उस पर रिस्क ज़्यादा होता है, वो रिस्की होता है। डेप्ट हमें सस्ता मिल जाता है लेकिन वो रिस्की ज़्यादा होता है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने डेप्ट का जो रिस्क है उसे हमने कांस्टेंट माना है। द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर इज़ नॉट चेंज्ड बाय द यूज़ ऑफ डेप्ट, ठीक है। आगे कह रहा है थर्ड पॉइंट, देयर आर नो कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्सेस, इसमें कोई मतलब कॉर्पोरेट टैक्स या फिर पर्सनल टैक्सेस नहीं आएंगे, ठीक है। द मेन कंटेंशन इन अ फेवर ऑफ नेट इनकम अप्रोच इज दैट द इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्ट फाइनेंसिंग इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट in an increase in the proportion of cheaper source of the fund. This in a return results in the decrease in overall cost of capital, leading to an increase in the value of the firm. The main reason behind the assumption of the cost of debt to be less than the cost of equity are that the
इंटरेस्ट रेट आर यूजली लोअर देन द डिविडेंड रेट्स ड्यू टू कह रहा है इंटरेस्ट रेट जो होता है वो यूजली कम होता है डेप्ट के ऊपर, किससे, डिविडेंड रेट से। डिविडेंड मैंने बोला वो एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर्स की हाई होती है ना। आगे कह रहा है ड्यू टू हायर रिस्क ऑन इक्विटी शेयर एंड ऑल्सो सिंस द इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस द कंपनी गेट्स द टैक्स बेनिफिट ऑन इट। द फाइनेंशियल लिवरेज is thus according to net income approach an important variable। क्या है, एक important variable है to capital structure of the firm with the judicious mixture of, जो मैं आपको बता रही थी, judicious mixture of debt and equity। A firm can involve an optimum capital structure which will be the one at which the overall cost of capital is lowest एंड ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए, एंड द मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू किसकी, ऑफ द फर्म इज हाईएस्ट एट दैट स्ट्रक्चर द मार्केट प्राइस पर शेयर वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, अब नीचे देखो, ये एक डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू इन्होंने हमें समझा रखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे डिक्रीज हो रही है। तो इसको समझते हैं। देखो एक्स एक्सिस जो है उस पर प्लॉट किया गया डिग्री ऑफ लेवरेज को, और जो वाई एक्सिस है हमारा उस पर प्लॉट किया गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स जो भी हम पैसा लेकर आ रहे हैं उस पर जो कॉस्ट हमें पे करना पड़ रहा है वो, मतलब कैपिटल हमें कितना कॉस्ट इनकर्ड करा रही है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और डिग्री ऑफ लेवरेज का मतलब प्रोपोर्शनेट ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है के डी इज रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, के ई रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड जो ये के ओ मतलब के नॉट या के ओ बोल सकते हो आप, ये दिखा रहा है ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो है वाई एक्सिस पे, वो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कॉस्ट का जो ये ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म है, मतलब हमारी जो कॉस्ट है ओवरऑल वैल्यू नहीं सॉरी, ये जो के नॉट है के ओ, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इसका जो कर्व है वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। इसका मतलब कॉस्ट कम आ रही है, कब, जब हम डेप्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब डेप्ट को ज़्यादा लेते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या आती है, कम आ रही है। देखो नीचे जा रहा है ये के नोट, मतलब कॉस्ट कम आ रही है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को धीरे 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 कम कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है कैपिटल पे, वो कम हो रहा है। जब वो कम होगा तो हमारा, सपोज कॉमन सी बात है ये तो, अगर हमारा कोई खर्चा कम होएगा तो हमारी रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। तो यही होता है। तो ऐसे ही अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है तो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है इस डायग्राम के थ्रू, कि इसमें अगर हम डेब्ट ज़्यादा रखते हैं तो क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल धीरे 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 कम होएगा, मतलब कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमारा फर्म का वैल्यू बढ़े। ठीक है, मतलब ये बात फिर बोलेंगे, जो हमारा क्या है कॉस्ट है, किस पे, जो कॉस्ट है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम होना चाहिए, और वैल्यू ऑफ द फर्म से क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब मोर यूज़ ऑफ डिबेंचर अगर हम करेंगे तब। क्लियर है। एक बार डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन है, उसे देखते हैं क्या कह रहा है ये। In the above figure, the degree of a leverage is plotted along the x-axis while percentage rate of cost of capital यानी कि KE cost of equity, KD cost of debt and KO overall cost of capital are shown on the y-axis. The figure shows that KE and KD remain unchanged. ठीक है, एज अ डिग्री ऑफ लेवरेज यानी कि प्रोपोर्शन, लेवरेज मतलब है डिग्री ऑफ लेवरेज में प्रोपोर्शनेट ऑफ डेब्ट इन कंपैरिजन टू इक्विटी is increased, and we find that both the curves remain parallel to x-axis। पैरेलल मतलब एक जैसे, मतलब लगातार, मतलब उसके पैरेलल में, मतलब उसके समान है। ठीक है, कौन कौन, के और के डी जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। बट एज अ डिग्री ऑफ लेवरेज इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के ओ डिक्रीज, एंड अप्रोच द कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी कि के डी और के ओ यानी कि ओवरऑल कॉस्ट, हाउएवर कैन नॉट टच के डी, ये के डी को टच नहीं कर सकता है। आपको दिख रहा है ये ग्राफ टच नहीं हो रहा है। ठीक है, एज दे कैन नॉट बी ऑल डेप्ट फॉर्म, ये तो है। द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन
एट विच के ओ यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नियरेस्ट टू के डी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप डेप्ट कर सकते हैं आपको उतना नियर जाना है, बिल्कुल सब कुछ डेप्ट नहीं करना है, मतलब नियरेस्ट। एट विच the proportionate of equity capital is insignificant. At this level, the firm's overall cost of capital would be lowest and the market value of the firm and market value per share is highest. The net income approach is made further clear by the following instruction. इसमें एक इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, उससे क्लियर कर रखा है इलस्ट्रेशन। तो इस इलस्ट्रेशन को तो हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम बस थ्योरी कवर करेंगे। तो थ्योरी में लगभग जो मुझे बताना था मैं आपको सब बता चुकी हूँ। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है या नहीं आया समझ में या कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सजेशन भी है तो मोस्ट वेलकम, सजेशन सारे वेलकम है। आप कुछ भी सजेशन अगर है तो आप हमें दे सकते हैं। दूसरी बात है आप हमें मेल कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर आपको इससे एफएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई पीडीएफ आपको चाहिए, मतलब किसी भी तरीके के नोट्स आपको चाहिए, कोई थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या कुछ और क्वेरी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो भी अगर आपको नोट्स या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर करूँगी। नोट्स अगर चाहिए आपको तो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो एक बार छोटा सा मैं रिविज़न आपको दे देती हूँ, जैसे तो क्लियर हो गया होगा आपको आज का टॉपिक। तो छोटा सा रिवीजन यही है कि क्या होगा, कुल मिला के बात इतनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेप्ट का यूज़ करते हैं मीन्स मोर यूज़ ऑफ डेप्ट दैट लीड्स टू, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिससे क्यों करेगा, क्योंकि डेप्ट इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेप्ट क्या है, चीपेस्ट सोर्स है फाइनेंस का। और इससे क्या होगा हमारा, विच लीड्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म, जिससे फर्म की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कुल मिला के हमें कॉस्ट को कम करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ानी है, मार्केट में हमारे जो शेयर के प्राइस है वो बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। ओके गाइज, बाय बाय।